हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका 70th बीपीएससी के इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के सीरीज में। ऑलरेडी इन्वायरमेंट इकोलॉजी के सीरीज में हमने 6 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिया, आप जाके देख सकते हैं कंटेंट का क्वालिटी और स्टैंडर्ड। ठीक है, क्यों ऐसा बात हम कर रहे हैं? क्योंकि हमने आपको इनिशियली शुरुआत के लेक्चर में बेसिक भी बताया इन्वायरमेंट इकोलॉजी का, उसके बाद हमने आपको करंट अफेयर्स देना स्टार्ट किया, क्योंकि विदाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टैटिक आप करंट अफेयर्स नहीं समझ सकते हो। ठीक है, उसके साथ हमने जनवरी टू अगस्त का करंट अफेयर्स पूरा कंप्लीट किया है। उसके साथ साथ हमने क्या कंप्लीट किया है, सितंबर का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और अक्टूबर का स्टार्ट होगा। ठीक है, उसके साथ हमने आपको साइंस एंड टेक भी कराया, जो आपको 10 से 12 लेक्चर अभी तक करवा दिया और भी लेक्चर्स आएंगे। ठीक है, तो एकदम फिल्टर कंटेंट है, आप देख सकते हो। देखो अब अभी क्या है ना, अभी न्यूज में क्या आ रहा है कि लिपुलेक पास के बारे में न्यूज में आ रहा है। क्या हो रहा है कि आप ना लिपुलेक पास के पास जाके जो हमारा पिलग्रिम साइट मानसरोवर है ना, माउंट कैलाश पे जो मानसरोवर है जिसपे हम लोग लॉर्ड शिवा का पूजा करते हैं, उसको हम लोग दूर से भी दर्शन कर सकते हैं। तो ये लिपुला पास जो है ना, वो ब्यास वैली ऑफ पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में है। तो आपको 4-5 डिस्ट्रिक्ट दे देगा। ठीक है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट दे देगा, आसपास के चमोली डिस्ट्रिक्ट दे देगा, ये सब डिस्ट्रिक्ट का नाम दे देगा, उत्तराखंड के ही डिस्ट्रिक्ट है और आपको कंफ्यूज करेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं? देखो पिछले साल जब हम 69th में थे तो लेक विक्टोरिया के बारे में पूछा था। ठीक है, और लेक विक्टोरिया के इसका आंसर से मतलब नहीं है, हमें ये समझना है कि ये क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा ना। आप समझो लेक विक्टोरिया के बारे में मैं बताऊंगा, अगर मैं इसलिए क्यों बताऊंगा लेक विक्टोरिया के बारे में, क्या हुआ था, मैं लेक विक्टोरिया के बारे में क्यों चर्चा करूँ। अभी नाइल रिवर जो है ना, वो अभी न्यूज में है, और नाइल रिवर न्यूज में है। इस बात को समझो, नाइल रिवर 2 रिवर से मिलके बनता है, एक वाइट नाइल एक ब्लू नाइल, और उन दोनों वो दोनों जहां मिलते हैं उसके बाद नाइल कहलाता है। जो वाइट नाइल है ना, वो जो ऑरिजिनेट करता है वो विक्टोरिया लेक के आसपास, विक्टोरिया लेक से ही ऑरिजिनेट करता है। इस साल भी न्यूज में है। ठीक है, और पिछले साल भी न्यूज में था। ठीक है, तो पिछले साल न्यूज में था तो लेक विक्टोरिया के बारे में पूछा। और अभी देखो जब भी उत्तराखंड का बात आता है, उत्तराखंड के ऊपर एक आप देखोगे, मैंने स्क्रीनशॉट लगाना अभी भूल गया, उसका मिस हो गया है। एक आपको पूछा था टीएसी के बारे, पिछले साल पूछा था आपको चाइना बॉर्डर के बारे में, जो कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है ना चाइना के साथ बॉर्डर बनाता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा था। क्यों पूछा था? क्योंकि वहां पे डिस्प्यूट चल रहा था, नेपाल इंडिया के आसपास का जो रीजन है ना, नेपाल इंडिया, वो सबका डिस्प्यूट चल रहा था। उत्तराखंड आपको हिमाचल प्रदेश के आसपास डिस्प्यूट चल रहा था, उससे मिला के क्वेश्चन पूछा था। चलो बिना लेट के हम लोग पढ़ते हैं लिपुला पास के बारे में। लिपुलेक पास जो है ना आपका, वो माउंट कैलाश में, ये आपका फ्रॉम ओल्ड लिपुलेक पास, मतलब ये क्या कह रहा है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, दूर से ही दर्शन कर सकते हैं। ये हमारा नहीं है मेन क्या ना, आपको पता होना चाहिए लिपुलेक पास जो है ना, ये गेटवे है मानसरोवर का, ये भी ध्यान पे रखना। गेटवे ऑफ मानसरोवर है, ये ध्यान पे रखना। ये क्वेश्चन बिल्कुल एक्सपेक्टेड है मेरे हिसाब से। अब देखो, इंटरनेशनल माउंटेन पास अबव द काला पानी वैली। ठीक है, काला पानी वैली के ऊपर जो है ना, ये माउंटेन पास है, ये इंटरनेशनल माउंटेन पास है क्योंकि 2 कंट्री को जोड़ता है। ये ट्राई जंक्शन है, इंडिया नेपाल और चाइना के बीच में ट्राई जंक्शन है। चाइना का कौन सा पार्ट? तिब्बत ऑटोनोमस रीजन का ये पार्ट, मतलब उसके साथ बॉर्डर लाई करता है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ से क्वेश्चंस बनेगा, ये कहाँ सिचुएटेड है, लोकेशन वाइज क्वेश्चन पूछेगा। ब्यास वैली में है और पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल याद रखना है, यूके मतलब उत्तराखंड। इनहैबिटेड बाय भूटिया पीपल, तो यहाँ पे कौन सा हैबिटेट रहते हैं, कौन सा पीपल रहते हैं, तो भूटिया पीपल रहते हैं। ये बिल्कुल याद रखने की आपको जरूरत है। नेक्स्ट देखो अब क्या चल रहा है, वोल्केनिक इरप्शन और आयनोस्फेरिक डिस्टर्बेंस, ये न्यूज में, ये साइंस एंड टेक का। ठीक है, मैंने एनवायरमेंट इकोलॉजी में लगा दिया, लेकिन मेनली ये साइंस एंड टेक का टॉपिक है, और इसमें थोड़ा बहुत आयनोस्फेयर वगैरह आता है, इसलिए वोल्केनिक आता है, तो इन्वायरमेंट ज्योग्राफी का पार्ट हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ लगा दिया। देखो, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म इन्होंने स्टडी किया है, इन्होंने बोला है कि रोल ऑफ वोल्केनिज्म इन शेपिंग स्पेस वेदर। ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि वोल्केनो होने से ना स्पेस में चीज़ें, वेदर चेंज होता है। वोल्केनो आने से क्या होता है कि उसके साथ साथ बहुत सारा डेब्रीज वगैरह भी आता है। डेब्रीज मतलब होता है उसके साथ जो बाई प्रोडक्ट वगैरह आता है, गंदगी वगैरह, वो इन्वायरमेंट को क्या करता है, थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है इन्वायरमेंट के बारे में। तो 2 टर्म हमको पढ़ना है, ये थोड़ा सा आप स्टडी पढ़ लीजिए, इसके बारे में मैंने नीचे एक्सप्लेन किया, तब भी पीआईबी का स्क्रीनशॉट है, थोड़ा एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, वोल्केनिक इरप्शन और आयनोस्फेरिक डिस्टर्बेंस, हम दोनों को देखेंगे। जो आयनोस्फेरिक डिस्टर्बेंस है वो क्या है, वोल्केनिक इरप्शन प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग एटमॉस्फेरिक ग्रेविटी वेव्स ट्रिगरिंग फॉर्मेशन ऑफ इक्वल प्लाज्मा बबल्स। तो मेनली एक लाइन में आप समझो, जो वोल्केनिक इरप्शन है ना, वो स्ट्रॉन्ग एटमॉस्फेरिक ग्रेविटी वेव्स
जो है ना वो ट्रिगर प्रोड्यूस करता है, मतलब देखो जो वोल्केनिक इरप्शन है वो क्या प्रोड्यूस करता है, स्ट्रॉन्ग एटमॉस्फेरिक ग्रेविटी वेव प्रोड्यूस करता है और वो ट्रिगर करता है फॉर्मेशन ऑफ इक्वल प्लाज्मा बबल्स। तो ईपीबी आपको समझ में आना चाहिए, इक्वल प्लाज्मा बबल किसके कारण बनता है, आयनोस्फीयर के डिस्टर्बेंस के कारण, और उसमें भी किसके कारण, वोल्केनिक इरप्शन के कारण क्या बनता है, इक्वल प्लाज्मा बबल्स मिलता है। ये किसी भी तरीके से आपको एग्जाम में पूछ सकता है। तो जो इक्वल प्लाज्मा बबल्स होता है उसके बारे में देख लेते हैं। नॉर्मली ऑब्जर्व इन द इक्वेटोरियल आयनोस्फीयर, इक्वेटोरियल आयनोस्फीयर में ये ऑब्जर्व किया जाता है। और आयनोस्फीयर आपको पता है एनवायरमेंट के जो भी आपको लेयर है वो आपको डेफिनेटली पता होगा, ठीक है। और डिप्लेशन इन द आयनोस्फीयर प्लाज्मा डेंसिटी फॉर्म ड्यूरिंग द पोस्ट सनसेट आवर। तो पोस्ट सनसेट आवर में ये क्या करता है, ये डेंसिटी फॉर्म करता है कहाँ पे, ओजोन आपके कहाँ पे, डिप्लेशन इन द आयनोस्फीयर प्लाज्मा में डिप्लेशन करके डेंसिटी फॉर्म करता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इंपैक्ट सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन सिस्टम, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं ये क्या है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखो जनरली ईपीबी जो है ना कैन इम्पैक्ट सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी। तो आप क्या एग्जाम में आपको पता लग सकता है कि जो ये ईपीबी है ना, ईपीबी एक्चुअली है क्या, इक्वल प्लाज्मा बबल्स। अगर आपको स्टेटमेंट दे दिया, पूछेगा इनमें से कौन इफेक्ट होता है, तो एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन को इम्पैक्ट करेगा, कैसे पता चलेगा सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी से इम्पैक्ट करेगा। ये जनरेट किससे होता है, वोल्केनो से जनरेट होता है, ये बात भी पता होना चाहिए। तो अब देखते हैं कि वोल्केनिज्म का क्या इम्पैक्ट है। देखो वोल्केनो जब भी ओपनिंग होता है ना, अर्थ क्रस्ट से ही निकलता है, और अर्थ क्रस्ट से ओपनिंग होने पर ये बहुत सारे डेब्रिज भी साथ निकालता है। रिसेंट आप देखोगे 2024 का, ये दोनों 2024 का है, क्योंकि वोल्केनिक इरप्शन होता रहता है। और ये दोनों जो 2024 का न्यूज है मैंने ऑलरेडी बता दिया, माउंट रुआंग जो है इंडोनेशिया का है, और वखैर और व्हाइट आइलैंड न्यूजीलैंड का, ये रिसेंटली इरप्ट हुआ, तो ये आपको पता होना चाहिए। पॉजिटिव इंपैक्ट क्या, वोल्केनो का पॉजिटिव इंपैक्ट भी होता है। अब हमको जियोथर्मल एनर्जी का सोर्स पता करना है तो हम इससे पता कर सकते हैं। ये सॉइल फर्टिलिटी को भी इंप्रूव करता है, ठीक है। और प्रोवाइड क्या करता है, माइनिंग अपॉर्चुनिटी देता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर इतना बड़ा वोल्केनो हो रहा है तो हम अर्थ में माइनिंग भी अपॉर्चुनिटी दे देता है। और इसमें क्या होता है, शॉर्ट पीरियड कूलिंग ऑफ अर्थ करता है, एटमॉस्फेयर को शॉर्ट पीरियड के लिए कूल कर देता है। वोल्केनो एक्चुअली गर्म चीजें निकालता है लेकिन एटमॉस्फेयर को कूल कर देता है। क्यों, ये शेडिंग कर देता है इनकमिंग सोलर रेडिएशन से। मैंने पिछले क्लास में भी बताया, जो इनकमिंग दो रे होता है, सन से जो रे आता है ना वो इनकमिंग सोलर रेडिएशन होता है, वो शॉर्ट वेव होता है। बार बार कह रहा हूँ इसको बिल्कुल याद कर लो, शॉर्ट वेव होता है। जो अर्थ से टकराने के बाद जो वेव वापस जाता है वो लॉन्ग वेव होता है। ये दोनों याद रखो, ठीक है। और ये क्या करता है, शेड कर देता है इनकमिंग वेव को, मतलब शॉर्ट वेव को, ठीक है। निगेटिव इंपैक्ट क्या है, लीड टू डिजास्टर, सुनामी वगैरह ला देता है, इंपैक्ट करता है क्लाइमेट को, हैबिटेट को इंपैक्ट करेगा, ये सब निगेटिव है, ठीक है। अब नाइल के बारे में पढ़ते हैं। नाइल क्या, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है, ध्यान रखना, अफ्रीका में है। ड्रेनेज एरिया कितना, 10% है लैंड मास ऑफ अफ्रीका कंट्री, मतलब अफ्रीका कंट्री का जितना लैंड है उसका 10% जो है ना यही रिवर ऑक्यूपाई किया हुआ है। 11 कंट्री से गुजरता है, नॉर्थ टू साउथ से, ठीक है। 2 मेन ट्रिब्यूटरीज है इसको, एक व्हाइट नाइल और एक ब्लू नाइल। मेनली ओरिजिनेट बुरुंदी और रवांडा कंट्री से होता है, ये इथोपिया से होता है। अब देखते हैं चीजें, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है, सोबत, अतबारा और बहर एल गजल। तो याद कर लेना थोड़ा बहुत, क्योंकि एग्जाम बीपीएससी है, दिमाग घूमेगा, दे देगा। वर्ल्ड हिस्ट्री से पिछले बार कम ही क्वेश्चन थे, इस बार दे देगा ज़्यादा, ठीक है। देखो लेक विक्टोरिया जो है ना उसको हम लोग टुक से याद रखेंगे। टुक मतलब हो गया तंजानिया, केनिया, उगांडा, इसी कंट्री में ये फ्लो करता है, एकदम टुक से याद कर लो, ठीक है। ये सेकेंड फ्रेश वाटर है, मतलब कहाँ का, अफ्रीका का। इक्वेटर पे लाई करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इस पे एक लेक सुपेरियर है, जो अब हम अफ्रीका का बात करें तो लेक सुपेरियर है, जो एरिया वाइज फर्स्ट लार्जेस्ट फ्रेश वाटर है। तो सेकेंड फ्रेश वाटर कौन है, लेक विक्टोरिया। तो 2 लेक है आपको याद रखना है अफ्रीका में। एक तो आपको लेक विक्टोरिया जो सेकेंड फ्रेश वाटर है लार्जेस्ट के टर्म्स में, वहाँ इक्वेटर से फ्लो करता है। और लेक सुपेरियर जो है फर्स्ट लार्जेस्ट फ्रेश वाटर है, जो ग्रेट लेक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, एरिया वाइज में। वॉल्यूम वाइज देखोगे पहला स्थान पर तो बैकाल है जो रसिया का है। मैं आपको लग रहा होगा जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी में मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है, लिंकेज होता है। ये जो टॉपिक है ना, ये जो टॉपिक है, ये पूरा टॉपिक वोल्केनो वगैरह जो है ना, ये पूरा टॉपिक इन्वायरमेंट का है। ज्योग्राफी का तो है, ऑब्वियस सी बात है, इन्वायरमेंट इज समथिंग बट ज्योग्राफी से लिंकेज होता है, लेकिन ये जानना आपको जरूरी है क्योंकि ये न्यूज में है, ठीक है। अब देखो सहारा में अल्जीरिया एक जगह है जिसको हम क्या बोलते हैं,
एन सेफ्रा बोलते हैं। उसके साथ साथ ये गेटवे ऑफ सहारा है, सहारा डिजर्ट का गेटवे कौन है, अल्जेरिया है। दिस क्वेश्चन में भी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, मेक श्योर, ठीक है। अब देखो वाई ब्लू नाइल जो है ना उसको कहाँ से ऑरिजिनेट होता है, ताना लेक से। विक्टोरिया लेक से कौन ऑरिजिनेट होता है, व्हाइट नील। और इसको हम लोग कहाँ, विक्टोरिया लेक कहाँ, टुक में, तंजानिया, उगांडा और केनिया, तीन ही कंट्री में, ठीक है। अब देखो ये दोनों मिलते हैं कहाँ पे, ये दोनों मिलते हैं खार्तूम में जो कि सूडान में पड़ता है, ठीक है। और ये दोनों जब मिल जाते हैं उसके बाद नाइल कहलाता है। नाइल जो है ना आपका लॉन्गेस्ट है लेंथ वाइज, ठीक है, लेंथ वाइज नॉर्मल इतना लेंथ है, याद रखने की जरूरत नहीं है। नाइल की जो है ना ये आपका ओएसिस डेजर्ट भी इसके आसपास पड़ता है, ये भी ध्यान पे रखना है। लॉन्गेस्ट वॉल्यूम बाय देखोगे तो अमेजन है। तो लोग को कंफ्यूजन होता है कि अमेजन बड़ा रिवर है कि नाइल बड़ा रिवर है, तो नाइल आपका लॉन्गेस्ट है, ठीक है। और आपका जो अमेजन है ना वो आपका वॉल्यूम वाइज बड़ा है, मतलब उसमें पानी ज़्यादा है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो इजिप्ट का एक कारो है रीजन, वो गिफ्ट ऑफ नाइल इसको बोलते हैं। उस पर देखो डैम भी इजिप्ट में नाइल के ऊपर, जिसको हम लोग असवन डैम भी बोलते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि असवन डैम किस पे है, तो असवन डैम आपका नील पे। उसके साथ साथ दोनों कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, तो ये भी ध्यान पे आपको रखना है, मैंने बता दिया। अब देखो इन्वायरमेंट देखो, इंडियन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन राइज किया 26%, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये आपसे नहीं पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग गुदकुर बोलते हैं, ठीक है। और ये सिर्फ रजिस्टर कहाँ हुआ, लिटिल रिस्ट्रिक्टेड कहाँ पे, ये लिटिल रन कच्छ ऑफ गुजरात, कच्छ में है, मतलब गुजरात में यहीं पे है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, गुजरात बहुत न्यूज में इस बार। क्यों न्यूज में, तो अगर मैंने आपको बताया होगा कि एशियाटिक लाइन कहाँ पड़ता है, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताओ कि एशियाटिक लाइन गुजरात के किस नेशनल पार्क या कहाँ पड़ता है। ओनली जहाँ पे 75% एशियाटिक लाइन होता है, जो एक ही नेशनल पार्क में है। मेरे मुंह से बार बार नाम निकल जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये याद होगा और आप हम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि एशियाटिक लाइन गुजरात के किस नेशनल पार्क में पड़ता है, जो इंडिया का ओनली नेशनल पार्क है, वहाँ पे सारे एशियाटिक लाइन है, ठीक है। अब देखोगे इसका आईयूसीएन स्टेटस थ्रेटेंड स्पीसीज है, मतलब नियर थ्रेटेंड है ये। उसके साथ साथ क्या याद रखना है, ये वन ऑफ द 5 स्पीसीज ऑफ एशिया वाइल्ड लाइफ है, ठीक है। उसके साथ ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ शेड्यूल 1 में ये आता है, ये भी ध्यान पे रखना है, इतना ही याद रखना, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्या याद रखना है, इसमें ये याद रखना है कि ये लिटिल रन ऑफ कच्छ के अंदर है और वहीं पे रिस्ट्रिक्टेड, मतलब वहीं पाया जाता है मेनली, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है व्हाट डज WWF 2024 लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। तो बीपीएससी जो इतना अंदर घुस के नहीं जाता, आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहाँ हमने बिल्कुल बताया है कि कैसे बीपीएससी ज्योग्राफी और हिस्ट्री में भी मतलब करंट अफेयर से पूछ रहा है, हिंदू, द हिंदू, पीआईबी, उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ से डायरेक्ट हेडिंग से पूछ रहा है। तो आपसे ये पूछेगा कि लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट कौन निकालता है, तो WWF निकालता है। WWF क्या है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है, यही निकालता है, यही याद रखना है, ठीक है। फिर भी हम एक्स्ट्रा बता देते हैं कि हुरिकेन मिल्टन कहाँ पे है, फ्लोरिडा में है, यहाँ देखने को मिला है, तो ये ध्यान पे रखना, न्यूज में इसलिए बता दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखो ये बाइनोमियल लिविंग रिपोर्ट है और प्रेज किया गया इंडिया को, मतलब बधाई दिया गया इंडिया को, पीप थपथपाया गया कि मिलेट मिशन जो था वो आपको। अगर हम आपसे पूछे कि इंटरनेशनल मिलेट ईयर कब है, इंडिया ने इसको बोला था कि हम मनाएंगे, तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए 2023 इज द इंटरनेशनल मिलेट ऑफ ईयर, ठीक है। आई गेस मुझे 2023 ही लग रहा है, फिर भी आप एक बार चेक कर लेना, कभी कभी हम लोग को भी याद नहीं रहता है, ह्यूमन बीइंग है। मेरे हिसाब से इंटरनेशनल मिलेट ईयर 2023 को ही बोलते हैं, एक बार चेक जरूर कर लेना, एक बार गूगल करने में कुछ नहीं जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो इको मार्क रूल्स 2024 क्या है। अब ऐसे कैसे पता चलेगा, देखो MOEFCC क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज। मैं शॉर्टकट लिखता हूँ क्योंकि ज़्यादा लिखना होता है, आप इसको लिख लोगे, ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूँ। एक होता है MOEF, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट होता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज का बात करूँ, ये अलग मिनिस्ट्री है। प्रमोट इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, तो ये इको मार्क्स रूल क्या है, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट हमको प्रमोट करना है, तो इको मार्क्स से क्या पता चलेगा। लेकिन ये किस कैटेगरी का बात करता है, फूड हो गया, कॉस्मेटिक हो गया, कॉस्मेटिक वगैरह, सोप हो गया और इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इन प्रोडक्ट में हमको इको फ्रेंडली प्रोडक्ट लाना है, क्योंकि ये ज़्यादा हैजार्डस है इन्वायरमेंट के लिए, इसलिए इको मार्क रूल लाया गया 2024 में। किसके अलाइन में लाया गया, लाइफ प्रोग्राम के अलाइन में। लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड है, ये इंडिया ने ही सपोर्ट किया था कॉप, आई गेस कॉप 27 में, कि लाइफ प्रोग्राम आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना, ये कॉप 26 है, ठीक है। तो लाइफ स्टाइल जो है ना ये 26 है, ये सब हमने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। मुझे याद नहीं, ये मैटर नहीं है, मुझे एग्जाम नहीं देना, आपको एग्जाम देना है, ठीक है। कॉप 26 लाइफ स्टाइल जो है ना इन्वायरमेंट, ये आपको ध्यान पे रखना है। इको मार्क्स रूल्स के थ्रू हम ये बता रहे हैं कि ये जो इको मार्क्स रूल है ना वो लाइफ स्टाइल प्रोग्राम से के प्रिंसिपल पे वर्क करेगा,
मोस्ट अप्रोप्रिएट इसके प्रिंसिपल पे वर्क करेगा। और लाइफ स्टाइल जो है ना, लाइफ मतलब लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, क्या इन्वायरमेंट का लाइफ स्टाइल होना चाहिए, इंडिया ने COP26 में बोला था कि इसको हमें अडॉप्ट करना है, ठीक है। ग्रेविटी ग्रांटिंग क्राइटेरिया क्या क्या ग्रांटिंग क्राइटेरिया हो सकता है, लाइसेंस और सर्टिफिकेट ऑफ कंफर्मिटी विद द इंडियन स्टैंडर्ड ग्रांटेड अंडर ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड एक्ट, मतलब जो फूड वगैरह इकोमार्क्स रूल पे चलेगा, ये कॉस्मेटिक शॉप वगैरह, इसको कौन लाइसेंस देगा, तो ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड एक्ट के थ्रू दिया जाएगा या फिर मैंडेट किया जाएगा क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स के थ्रू, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये ध्यान में रखना कि इकोमार्क्स किससे रिलेटेड है, बीपीएससी इससे ज़्यादा डीप में नहीं जाएगा, मेरा ऐसा मानना है जिस हिसाब से मैंने एनालिसिस किया है क्वेश्चंस को, ठीक है। देखो, ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन केमिकल्स, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, जीएफसी फंड जो है ना, सेटअप हुआ है 5th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन केमिकल मैनेजमेंट ICCM5 इन बोन डिक्लेरेशन जर्मनी। इतना ही न्यूज है, इतना ही ध्यान पे रखना है कि ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन केमिकल जो है ना, स्टैब्लिश जो हुआ है, सेटअप जो हुआ है, वो किसके थ्रू हुआ, किस में हुआ, तो बोन डिक्लेरेशन जर्मनी का ध्यान में रखना। उस मोस्ट प्रिसाइज जो 5th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ है केमिकल मैनेजमेंट में, उसमें ये अडॉप्ट करने की बातें हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब IEEH, ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE हैज बीन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर द हब ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया। तो जो इंटरनेशनल जो है ना, इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब जो है ना, इसको इंडिया में कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इंडिया में इंप्लीमेंट कर रहा है। इतना ही आपको जानना है, ठीक है। मैं ये बार बार क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा जान के अपना दिमाग का जो स्पेस है वो गलत चीज़ों में आप बिल्कुल मत भरो, जो एग्जाम में नहीं पूछेगा। एग्जाम में अभी भी बीपीएससी जो मेन आर्टिकल्स आते हैं ना, उसके हेडिंग से ही क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके डीप में नहीं जाता है। और जिस हेडिंग में कुछ क्वेश्चन नहीं बन सकता, उसके डीप में जाता है, वो दोनों मैं कवर कर रहा हूँ। जो आप देख सकते हो, जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन में हम अंदर तक गए थे, जैसे ये अंदर गए थे, ठीक है, जो पूरा एकदम एक्सप्लेन किया हुआ चीज़ है। उसके बाद हम यहाँ पे भी अंदर गए, क्या पॉजिटिव इंपैक्ट है, क्या निगेटिव इंपैक्ट है। लेकिन जिस चीज़ में हमें अंदर जाने की, लिपुलैक पास में हम और क्या पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो जिसमें अंदर नहीं जाने की जरूरत है, आप भी मत जाओ, ठीक है। ट्रस्ट प्रोसेस थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे पे रखना जरूरी है, ठीक है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ठीक है, ये रिलीज क्या करता है, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट निकालता है। अब इससे ज़्यादा आपसे क्या पूछेगा, पिछले बार जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में पूछा था ना, जो वर्ल्ड WEF निकालता है, ठीक है, यही आपसे पूछ देगा कि वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक कौन निकालता है, तो एनर्जी है तो इंटरनेशनल एनर्जी। अब वहाँ पे जो ऑप्शन देगा ना, सब एनर्जी वाला दे देगा, तो वहाँ कन्फ्यूजन होता है। अबाउट PM सूर्यघर मुफ्त बिजली 2024, इसके नोडल मिनिस्टर कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी है। और आपको लगेगा कि बिजली है तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर मार देते हैं, टिक मार देते हैं, तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे न्यू रिन्यूएबल एनर्जी क्यों बात होगा, क्योंकि सोलर से जनरेशन का बात हो रहा है। सोलर क्या रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। इसको 2026-27 तक ड्यूरेशन के लिए फाइनेंशियली दिया गया है, जिसमें इंस्टॉल किया जाएगा इंस्टॉल किया जाएगा एंड प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी फॉर अप टू 300 मंथली यूनिट फॉर 1 करोड़ हाउस होल्ड। इसमें क्या दिया जाएगा, जिसके छत पे ये बिजली लगाया जाएगा ना, मतलब सोलर लगाया जाएगा, उसको 300 यूनिट तक बिजली फ्री दिया जाएगा। 1 करोड़ हाउस होल्ड का टारगेट रखा गया है, ये ध्यान पे रखना है, ठीक है। इंस्टॉल रूफटॉप सोलर का बात हो रहा है। इसमें सब्सिडी बेनिफिट कितना होगा, 60% बेनिफिट होगा सोलर अंटिल द कॉस्ट फॉर द सिस्टम अप टू 2 किलोवाट। अगर 2 किलोवाट कोई लगाएगा तो टोटल कॉस्ट का 60% जो है ना, वो उसको क्या मिलेगा, सब्सिडी मिल जाएगा। और 40% किसके मिलेगा, एडिशनल सिस्टम कॉस्ट फॉर अ सिस्टम ऑफ बिटवीन 2 to 3, जो 2 से 3 kV लगाएगा उसको 40% का छूट मिलेगा। तो इतना ही था एनवायरमेंट इकोलॉजी का, फिर जल्दी लाएंगे एनवायरमेंट इकोलॉजी। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। जैसे हम आपको बताए थे कि ढोले किसको बोलते हैं, तो आप पढ़े हो ना, अगर मेरा सारा लेक्चर किए हो ना, तो आपको बिल्कुल माइंड में याद होगा कि हम ढोले किस स्पीसीज को बोलते हैं। मैं आंसर नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर जो नए देख रहे होंगे उनको समझ में आएगा कि कैसे एक ही चीज़ को फॉलो करने से हमको याद होता है। याद तब हो जाएगा कोई चीज़ जब आप एक ही सोर्स को बार बार पढ़ोगे। 1 सोर्स मल्टीपल रिविजन, ऐसा नहीं है कि मल्टीपल सोर्स 1 रिविजन, तो कभी रिजल्ट नहीं होगा। एक ही चीज़ को पढ़ो, मतलब इस पेज के कहाँ कोने में लिखा है, जैसे हम इसको रिवाइज करेंगे तो हमको याद होना चाहिए कि व्हाइट 9 लेफ्ट की तरफ है, ब्लू 9 राइट की तरफ है, यही एग्जाम में याद होता है, ठीक है। तो आई होप कि आप कमेंट करो, तो हो सकता है कि हम और भी आपको इन्वायरमेंट इकोलॉजी के बारे में डालें, क्योंकि ये सब चीज़ हम आपको इन्वायरमेंट इकोलॉजी और साइंस एंड टेक ज़्यादा ही दे रहे हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी ये सब कवर जो है ना, हम अपने करंट अफेयर्स की सीरीज में करा ही रहे हैं। ये अदर से सोर्स दे रहे हैं, क्योंकि एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग
क्रिएट हो, सो दैट कि आपको कंप्लीशन वाला फील आए कि हम कंप्लीशन कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं। ठीक है, लिपुलेख पास से सीधा बता देंगे कि यहाँ पे है ट्राइजेशन ऑफ इंडिया, चाइना है, उसके बाद कालापानी वैली में है। ठीक है, पिथौरगढ़ जैसे व्यास वैली याद कर लिए, एग्जाम में जाके भूल गए। तो वन लाइनर याद मत करो, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना बहुत जरूरी है। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट।